मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन और लगातार दूसरा सत्र जबकि भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। करीब करीब 80 अंकों की गिरावट रही सेंसेक्स में और निफ्टी भी 2-3 अंकों की गिरावट साथ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। निफ्टी बैंक 1/4% से ज़्यादा की बिकवाली के साथ बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट टोन पर कहीं जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी तो इंडिविजुअली अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आपको ज़्यादा कामकाज दिखाई पड़ेगा। मिसाल तौर पे आज सीमेंट चल रहा था, लास्ट आवर में आईटी के अंदर थोड़ी बहुत खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी स्पेस में बाइंग थी, इसमें कोलगेट जैसे शेयर तो नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। स्टॉक स्पेसिफिक अपार इंडस्ट्री में एक अच्छी खरीदारी थी और फंड रेजिंग की खबर भी आई और अदरवाइज भी इसमें अच्छा मोमेंटम है। और इंडिगो में थोड़ा बहुत मूव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जुबिलेंट फूड और ब्लॉक का एक इम्पैक्ट वहाँ देखने को मिला। एफएमसीजी, मेटल, ऑटो ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी और थोड़ी बहुत बाइंग जो थी वो आईटी स्पेस के अंदर भी थी। स्मॉल कैप फ्लैट टू पॉजिटिव, मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव, इस तरह की क्लोजिंग वहाँ देखने को मिली। एनबीएफसी स्पेस में करीब 1/4% के आसपास की बिकवाली। रियल्टी और एनर्जी ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर वहाँ पर भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन टिकट जो बड़े ट्रिगर्स हैं उनका अभाव है, तो जहाँ जहाँ न्यूज़ फ्लोज हैं, जहाँ जहाँ पर ट्रिगर्स बन रहे हैं उसको मार्केट अवेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन दे रहा है। मिसाल तौर पे फार्मा में कोई रिएक्शन नहीं था आज क्योंकि वहाँ कोई ट्रिगर नहीं था। आईटी में थोड़ी बहुत बाइंग है क्योंकि बैंक बैकफुट पे जाता है तो आईटी तेजी में आ जाता है। इसके अलावा आज हैवी वेट रिलायंस नहीं पार्टिसिपेट कर रहा तो एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था। सो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक मूव मार्केट में आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा और अकॉर्डिंगली यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो बहुत ही पिक एंड चूज़ करने का मार्केट है, बहुत ही ट्रिगर स्पेसिफिक मार्केट है और अवेट कर रहा है मार्केट एक आरबीआई एमपीसी के आउटकम का जो कि 6 तारीख को आएगा। प्लस अर्निंग सीजन भी शुरू हो जाएगा 8 तारीख से, तो ये दोनों ट्रिगर बाजार के लिए अब क्लोजली वॉच हो रहे हैं। प्लस इस मंथ के एंड के जो फिगर होते हैं यानी कि ऑटो सेल्स के नंबर एंड बाकी सब एक्सपायरी और ये सब, तो ये कुछ चीज़ें इनको बाजार बहुत क्लोजली वॉच करेगा। लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा कोई ट्रिगर मार्केट में है नहीं जिनको आप देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ कामकाज हो। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेकर भी जो सवाल मेरे पास आए हैं। अच्छा हाँ, ये डेल्टा कॉप एक और ये दूसरा इसमें फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। आज के सत्र में फर्स्ट हाफ में बिकवाली थी ज़्यादा, अभी के सत्र में थोड़ी सी लास्ट आवर तक आते हुए थोड़ा बहुत रिकवरी आया, लेकिन अदरवाइज प्रेशर यहाँ पर ज़रूर बनता हुआ दिखाई पड़ा था आज भी। ओके चलिए, अब आईक्यू लाइटिंग में फंस गया हूँ, क्या करूँ अमित जी? कोई भी आईपीओ में एक ही सवाल एक ही जवाब महीनों दर महीनों सालों दर सालों में बोलता आ रहा हूँ कि जब तक उस आईपीओ में अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है, बीट आईक्यू, बीट जुपिटर, बीट मेदांता, बीट एनीवन, उसका नाम कोई भी हो, तो जब तक उसमें अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए लिया है और आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है तो आप लेकर निकल जाइए। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए नहीं लिया है, मीडियम टर्म के लिए लिया है, तो मीडियम टर्म के नंबर देखिए, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के ब्लॉक देखिए फर्स्ट हाफ में होते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म लिया है तो 1 साल के नंबर देखिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिए, क्योंकि तब तक इनमें कोई भी कॉल लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एटलीस्ट मेरे लिए तो है, बाकियों को मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस कंपनी के मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी शेयर का दाम था से 50 रुपये फॉर एन एग्जाम्पल, प्री आईपीओ में वो उन्होंने प्लेस करा 30 रुपये में, आईपीओ का जो प्राइस बैंड आया वो आया 80 रुपये, सब्सक्रिप्शन का फिगर मिला उनको कहीं कई गुना, लिस्ट हुआ 160 रुपये या 130 रुपये, 140 रुपये, लेकिन कीमत तो आज भी जिन्होंने प्री आईपीओ में लिया था उनको 40 रुपये मिली है ना। तो 40 रुपये 30 रुपये का प्री आईपीओ का मिला हुआ माल 140 रुपये में बिक रहा है, तो आपके सामने सीधे सीधे कितने टाइम्स, 3 टाइम्स का गेन हो रहा है, 3 टाइम्स का गेन, और इसकी ड्यूरेशन 1 साल भी नहीं होती। सो इस तरह के गेन्स जहाँ जहाँ आ रहे हैं उस ड्यूरेशन वाली जगह, और ये ज़्यादातर सारे आईपीओ में हो रहा है, सबके प्री आईपीओ प्लेसमेंट नीचे होते हैं, फिर ग्रे मार्केट का प्रीमियम जुड़ता है, फिर एक्चुअल प्रीमियम आता है, फिर उसका लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बाद का प्रीमियम है, तो कितनी चीज़ें आप लोगे और कितना ऊपर जाके गेन करोगे, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एग्जॉर्बिडेंटली प्राइस कोई भी चीज़ नहीं चल सकती, एग्जॉर्बिडेंटली प्राइस रिलायंस नहीं चलता, एचडीएफसी बैंक नहीं चलता, टीसीएस नहीं चलता, तो ये कहाँ चलेंगे? सो आपकी कॉल है, लेकिन आप मतलब किसी भी आईपीओ में अगर लिस्टिंग के लिए उतरे हो तो लिस्टिंग लो और निकल जाओ। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो नंबर्स देखिए और उसके बाद कॉल लीजिए। 2 दिन में किसी भी कंपनी का फॉर्चून आप तय नहीं कर सकते। ओके, एलएनटी के शेयर के बारे में बताएं। प्रिया मैम, एलएनटी के शेयर के बारे में क्या ही सुनना चाहते हो आप? मतलब 3 लाख 3.25 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, 100 साल ऑलमोस्ट पुरानी हिस्ट्री है, 11 लिस्टेड नॉन लिस्टेड सब्सिडरी के ओनर हैं, 2 लिस्टेड सब कंपनीज की ओनर है, इंडिया की मेगा इंजीनियरिंग जाइंट है,
इंडिया के जितने भी बड़े से बड़े इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं, बीट स्टैचू ऑफ यूनिटी, बीट लोटस टेम्पल, बीट नरेंद्र मोदी स्टेडियम, बीट दोहा स्टेडियम, जो वर्ल्ड के मार्वल्स हैं, इंजीनियरिंग मार्वल, वो एल&टी नहीं बनाया है. वंस टेकन ओवर बाय अल्ट्राटेक एंड नाउ इट्स कम्प्लीटली ओन्ड बाय एम्प्लॉयज़. और मतलब बहुत कुछ है कहने के लिए, पूरा आधा घंटा खा जाऊंगा इसी में. लेकिन बेटर यही है कि आप इतना समझ लो कि अगर आपके पास हैं तो बने रहो. आपने राइट्स में टेंडर कर दिए, वेल एंड गुड है. नीचे मिल जाए आप और दोबारा ऐड कर लो. आपके भाव के नीचे आए आप ऐड करिए. SIP कर दो तो कर सकते हो. फ्यूचर जनरेशन को देके जाने के इच्छुक हो तो भी देके जा सकते हो. इट्स अ क्वालिटी कंपनी टू ओन. और क्योंकि सक्सेसर का इशू नहीं है इसमें, इट्स ओन्ड बाय एम्प्लॉयज़, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन मैनेज बाय कॉर्पोरेट्स है. सो वो दिक्कत होनी नहीं चाहिए. AM नायक साहब के जाने के बाद वो लिजेसी को कैरी करेंगे ही करेंगे. सो इट्स अ गुड कंपनी टू ओन अदरवाइज. Few days back you said that Tata Communication will reach in 5 digit in long term. I follow all your advice. Thank you Anil ji. और can I add it in core portfolio in some correction? देखिए, अगर आपके पास है तो आप बने रहो. 1. अगर आपके पास नहीं है तो आप करेक्शन में ऐड भी कर सकते हो. 2. अब वो करेक्शन कितनी हो, क्योंकि मैं तो इसे 200 रुपये से देख रहा हूँ, 240 रुपये से. वो करेक्शन तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, वहाँ से 10 टाइम ऊपर आ चुका है. 800 रुपये वाला भाव भी शायद ही दिखाई पड़े, क्योंकि वो 800 रुपये से चल के 2000 आया तो इसकी अर्निंग ने भी फॉलो किया उसको. सो किसी फाइन डे बुरे दौर में 1500, 1400, 1600 इस रेंज में कहीं दिख जाए, या उस समय की सिचुएशन में डिपेंड करेगा, लेकिन कहीं दिख जाए तो आप आराम से ऐड भी कर सकते हो. 3. आपको लगता है कि नहीं मेरी नियर टर्म में पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो. नीचे मिल जाए तो और ऐड कर सकते हो. सो ऑप्शंस आर, मतलब धंधा अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ओन्ड बाय गुड पीपल एंड मैनेज बाय गुड पीपल. कंपनी की खुद की गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. अभी 2-4 दिन पहले इंटरव्यू आया था, एंड बहुत बढ़िया फंड्स के पास होल्डिंग भी है. सो इसमें खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं. सबसे बड़ा ट्रिगर जो मेरे को निगेट करता था वो था इसके F&O में रहना. वो जैसे ही निकला वो ट्रिगर खत्म हो गया, और उसके बाद आप देख ही लिए शेयर को. सो बेटर यही है कि आप अगर लेना चाहो ले सकते हो, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है. कितना नीचे पता नहीं, लेकिन किसी सिचुएशन में मिलेगा. आज तो मिलेगा नहीं, तो वो सिचुएशन आएगी तब आपके पास पैसा हो ना हो, आप किस सिचुएशन में आप हो, आप क्या सोच रहे हो, कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा हो, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं पता. बेटर है कि ये 800 रुपये में, मैंने इसीलिए हमेशा बोला कि टाटा कम्युनिकेशन इज़ अ गुड बेट, इट्स अ गुड बेट, इट्स अ गुड बेट. वो 800 में नहीं समझ में आया, 2000 में समझ में आ रहा है, तो क्या ही कर सकता हूँ. लाइकवाइज HDFC बैंक इज़ अ गुड बेट, TCS इज़ अ गुड बेट. ये भी बोला था वो 3100 में, वो सुना नहीं किसी ने. USL वॉज अ गुड बेट 720 पे. इनग्रेविया एंड पता नहीं कितने नाम में गिना सकता हूँ ऐसे ही. सो अभी के लिए आप सुनना चाह रहे हो तो HDFC बैंक अगेन इज़ अ गुड बेट, और कुछ दिख नहीं रहा. डेल्टा कॉप हो सकता है, लेकिन वो ट्रेडिंग बेट है. UPL वॉज अ गुड बेट कुछ दिन पहले तक. सो ये गुड बेट इसलिए बोलता हूँ कि ये इनमें मोमेंटम आ सकता है. इनकी शक्लें बताने की चल सकते हैं. अब वो कैसे बताती मुझे मत पूछिएगा, क्योंकि वो कुछ आता ही है एक्सपीरियंस से. सो बेटर HDFC इज़ अ गुड बेट. अगर आप जाना चाहते हो तो टाटा कॉम इज़ अ गुड बेट. आप एंटर करना चाहो कर लो, नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है. इवन अल्ट्राटेक, इसको मैंने कई बार जिक्र किया है कि अगर आप जाना चाहते हो तो अल्ट्राटेक इज़ अ वेरी गुड कंपनी. आज ऑल टाइम हाइस पर है. बजाज ऑटो 4500 पे था, 5500 आने को हो रहा है, 52-5300 आ चुका है. लाइकवाइज तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, टाइम पे बदलते रहते हैं, क्योंकि किसी की सिचुएशन उस समय होती है लेने लायक, किसी की सिचुएशन नहीं होती उस समय पर लेने लायक. डिवीज था 2900, 3000, 3200 पर लेने लायक, उसका मैं जिक्र नहीं करता. उसका TCS का जिक्र अब नहीं करता, USL का जिक्र अब नहीं करता, टाटा कॉम का जिक्र अब नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी चल चुके हैं. तो अब फंसने की गुंजाइश कम ज़्यादा हो गई है. उस समय कम थी, अब HDFC बैंक में फंसने की गुंजाइश कम है. आपको अगर रिटर्न नहीं दिया तो ठीक है ना, आगे दे देगा, क्या दिक्कत है. ओके, सेंको गोल्ड 30% प्रॉफिट है. ऐड मोर और होल्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. प्रसन्नजीत जी, मैं थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लूँ. आप 1/3 पोजीशन अपनी शेयर की बेच दो, उससे आपकी जो कैपिटल है वो निकल आएगी. एटलीस्ट 1/3, 30% गेन है ना आपको. तो मान लीजिए 100 शेयर है तो 30 बेच देंगे. 30 बेचते हो सारे शेयर फ्री के हो गए. 30 शेयर तो एटलीस्ट, मतलब जो बचे हुए शेयर आपके पास हैं उनमें से 30 शेयर ही की कॉस्ट तो निकाल ही लिया आपने. बचे हुए शेयरों की कॉस्ट आपको और निकालनी है. तो विद टाइम वो धीरे धीरे ज़रा कॉस्ट अपनी फ्री कर लो ये शेयर. और अगर आपको जेम्स एंड ज्वेलरी में जाना है देन गो फॉर टाइटन, क्योंकि किसी भी सूरत में 18,000 करोड़ की कंपनी तो ये है नहीं शायद, लेकिन किसी भी सूरत में अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी कोई लीडर ढूंढ रहे हैं तो वो टाइटन ही है एनी डे. ना केवल नेशनल प्लेयर में, बल्कि ऑनलाइन में भी कैरेट लेन के थ्रू वो बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस रखते हैं. और कैरेट लेन उनके लिए एक बड़ा एसेट क्रिएशन हो चुका है.
वो एसेट क्रिएशन किसी भी दिन भी वैल्यू अनलॉकिंग में बदल जाएगा। सो इसीलिए आप आराम से अगर लेना चाहते हो तो टाइटन ले सकते हो, किसी फॉल में ले लेना। अभी Q4 Q2 के अपडेट आने शुरू होंगे, ख़राब अपडेट आ जाएगा, नीचे मिल जाएगा, तो एक अच्छे मौके होंगे आपके लिए। ऐसे किसी का इस्तेमाल करके आप उसमें एंटर कर सकते हो। बट सेनको में क्योंकि हिस्ट्री बहुत पुरानी है नहीं, दो ही कंपनी पुरानी है, लेकिन इसके नंबर्स ज़रा हर क्वार्टर बाय क्वार्टर आने दीजिए, तब ज़्यादा सिचुएशन क्लियर होगी। और फिर वही बात है, IPO है, 6 महीने साल भर इक्विटी छूटती है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर, तो होने दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। बैड वेदर्स एक बार स्टॉर्म कर ले 1 साल में, वही लक्ष्मी केमिकल था, वही पेटीएम है, वही जोमेटो है, वही नायका है, अब हो गया ना साल पूरे। अब आप जो मर्जी करो इनमें, सबकी सिचुएशन आपको क्लियर है, लेकिन इनकी नहीं है, तो होने दीजिए इनको भी कुछ समय। आई हैड दीवान हाउसिंग के शेयर विच आई कांट फाइंड इन माई रिमाइंडर। सर है ही कहाँ दीवान हाउसिंग? अरोड़ा साहब ये डीलिस्ट हो चुका है स्टॉक, तो आपने शायद बहुत देर कर दी समझने में कि ये कंपनी पहले NCLT में चली गई और फिर वो पिरामल ने इसको NCLT से ख़रीद लिया। सो अपने रजिस्ट्रार से आप एक बारी बात करके समझ सकते हो कि क्या हुआ है स्टॉक के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बहुत कुछ होगा नहीं। सो बेटर यही है कि आप एक बार अपने रजिस्ट्रार से बात करो, वो ज़्यादा ब्रोकर से नहीं, रजिस्ट्रार से, इस कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो और वहाँ एक बारी बात कर लो कि ये दीवान हाउसिंग NCLT में जाकर वहाँ से पिरामल ने ले लिया है, तो क्या ट्रीटमेंट हुआ दीवान हाउसिंग के शेयर होल्डर्स के लिए ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार आप पूछ लो, बहुत कुछ इसमें मिलने की उम्मीद कम ही रखना आप। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स फॉर लॉन्ग टर्म बेटर इज ब्लू डार्ट अगेन, बट फॉर मोमेंटम यू कैन गो फॉर, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आप मोमेंटम चेक कर रहे हो तो वहाँ पर एक बार को जा सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की स्टोरी ढूंढ रहे हो तो इससे बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। सर PVR में 10% नीचे क्लोज दे रहा है, मेरा सारा प्रॉफिट ले गया और 3% प्रॉफिट है। अरूप जी लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, और ऐड कर लेना नीचे। अगर शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो फिर आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? तो स्टॉप लॉस में आप, शॉर्ट टर्म में आपका स्टॉप लॉस आपका साथी था, लॉन्ग टर्म में आप फंडामेंटल का साथ ढूंढते हो। सो अगर आपने ये सोच के लिया था कि बहुत अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, इनका बहुत इम्प्लीकेशन होगा, 1000 करोड़ जवान या जो भी मूवी आई है वो पार कर गई है, सो अगर आपको लगता है कि उससे बड़ा रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ेगा, जो आपने सोचा भी था मेरे ख्याल से, तो उसके नंबर आने दीजिए ना। Q2 के नंबर में रिफ्लेक्ट होगा, Q3 के नंबर में रिफ्लेक्ट होगा, तो Q3 Q2 का वेट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने उसके लिए नहीं लिया था, मोमेंटम के लिए लिया था, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ है फिर? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। या तो आप ट्रेडर हो तो 10% लॉस में रो मत, आपको स्टॉप लॉस लगाना था। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर आप शांति से फंडामेंटल रिविजिट करो, कहाँ गलती हुई वो देखो, और नया एवरेज करना है कि नहीं करना है ये सोचो। तो दोनों चीज़ें आप ही को डिसाइड करनी है, मैं थोड़ा डिसाइड कर सकता हूँ सर। थैंक यू घोष साहब, थैंक यू। प्लीज सजेस्ट सम डिविडेंड पेइंग सेफ स्टॉक दैट कैन मेक पॉसिबल टू हैव 1 लाख पर एनम। तो घोष साहब थोड़ी गणित समझते हैं, 7% FD का रेट है, ठीक है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कोई डिविडेंड ईल्ड भी दे दूंगा तो 8% से ज़्यादा ईल्ड नहीं होती बाजार में। 8% ईल्ड होते ही बाजार खुद उस पर टूट पड़ता है। 9% है तो आप समझ लो ना गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, तो 9% गवर्नमेंट बॉन्ड है। अगर 9% सेफेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड में मिलता है, अगर आपकी ईल्ड उससे ज़्यादा है तो बाजार पहले उसको वैल्यू देगा ना, क्योंकि 1% ज़्यादा मिल रहा है वहाँ पर, तो वो स्टॉक तो वैसे ही नहीं बचेंगे, उन्हें वैसे ही बाजार पकड़ लेगा। तो मोटा मोटा ये मान लो कि 9% आपको ईल्ड मिलनी है, तो 9% यानी कि 1 लाख पे 9,000 रुपया साल का मिलेगा। 10 लाख पे आपको मिलेगा 90,000 रुपया, 1 करोड़ पे 9 लाख रुपया। तो आपको चाहिए कितना? साल का 1 लाख रुपया। तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा लो, आपका कैपिटल इतना ही होना चाहिए कि करीब करीब आप 1 लाख रुपये उसमें साल का निकाल लो 9% के हिसाब से। ये होता है सेफेस्ट वे जो आपने पूछा। अब अगर आप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक पूछ रहे हो तो बेटर इज ओरेकल फाइनेंशियल, PNB गिल्ड्स, इनके डिविडेंड यील्ड हैं। लेकिन डिविडेंड यील्ड में एक बहुत साफ चीज़ समझ लेना, PSUs आपको डिविडेंड यील्ड देते हैं रेगुलरली। प्राइवेट में सिवाय IT कंपनियों के डिविडेंड यील्ड रेगुलरली आएंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर साइक्लिकल है तो नहीं आएंगे, अगर स्ट्रक्चरल है तो आ जाएंगे। IT स्ट्रक्चरल है और मेटल साइक्लिकल है, जैसे वेदांता, हिंदुस्तान जिंक अब नहीं आ रहे हैं। सो डिपेंड करता है उनके ऊपर भी, तो इस हिसाब से आप कॉल लेना। और जो आप 1 लाख रुपए पर एनम सोच रहे हो तो बी ऑन अ रियलिस्टिक ग्राउंड, आपका बेस कैपिटल उतना ही बड़ा होना चाहिए। लोग पूछते हैं कि मुझे हर महीने 50,000 रुपये इनकम चाहिए, तो हर महीने 50,000 रुपये इनकम के लिए आप कैपिटल भी सोच लो, क्योंकि बाजार 12% 15% देता है साल का, और साल का 12-15% का मतलब हो जाता है आप महीने का कहीं 6%। तो आपको लगता है 6% तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, तो निकाल लो सर, और कोई तरीका नहीं है इसका। लेकिन द बेस्ट इज़ कि कैपिटल डिप्लॉय के ऊपर आप अपना रिटर्न देखना। खाली आउटराइटली ये बोल देने से कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का चाहिए,
पैसा नहीं बनेगा, उसके पीछे कैपिटल भी होता है और उस कैपिटल का एक रियलिस्टिक रिटर्न होता है। वो रियलिस्टिक रिटर्न में आप, क्योंकि रियल वर्ल्ड है, ये कोई इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे नंबर आप ड्रॉ कर दो पेपर से, जो भी यहाँ आना है वो रिटर्न आएगा कि नहीं डिपेंड करता है। वही बाजार अभी तेजी में इसलिए। सो बहुत कुछ देखकर फिर कॉल लेना, बट स्टिक टू गुड डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक। डिविडेंड यील्ड आपको तब बेनिफिट देगा जब बाजार क्रैश करता है, उस समय आप डिविडेंड यील्ड स्टॉक उठा लो, क्योंकि वहाँ पर आपका डिविडेंड यील्ड हाईएस्ट होता है। अभी बाजार तेजी में है तो डिविडेंड यील्ड बाजार ऑलरेडी आके बैठा है। और डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक के साथ एक और चीज़ ध्यान रखना, वो चलते नहीं है कभी, वो एक ही लेवल पे रहते हैं, तभी उनकी यील्ड बेटर रहती है। जैसे ओरेकल है, वो एक रेंज में ही चलेगा क्योंकि उसकी यील्ड बेटर रखनी है उसे। जहाँ यील्ड घटने लगती है वहीं उसके अंदर ग्रोथ आती है। आईटीसी में यील्ड घटी, ग्रोथ आई, 400 रुपये हो गया, यील्ड घट गई अब। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है इस तरह के स्टॉक में। बजाज ऑटो 4.5% यील्ड थी 4500 रुपये पे, 5500 पे आती यील्ड घट के 3-3.5% रह गई है। तो ये अच्छे स्टॉक हैं, इनमें आप जा सकते हो, डिविडेंड भी मिलेगा और ग्रोथ भी मिलेगी। बजाज ऑटो, आईटीसी, ओरेकल, इवन नेस्ले, ये कुछ मोटे मोटे नाम है जिनके डिविडेंड यील्ड्स बेटर हैं, सनोफी, इनको आप एक बार को देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और टाटा एलेक्सी फ्रेश बाय फॉर लॉन्ग टर्म। अमर सर बहुत चला हुआ है तो उस हिसाब से कॉल लेना, लेकिन 5200-5500 के रेंज इज़ अ गुड बेट टू बाय, 6000 तक इवन। इंस्टेड आप टाटा कॉम जा सकते हो टाटा एलेक्सी की जगह, वो फिर भी एक बार को बेटर डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो वहाँ पर भी अच्छा डिविडेंड आ सकता है इसी टिकट साइज में आप जा रहे हो तो। ग्लोबल स्पिरिट्स बाय कर सकते हैं फोगट सर, बस थोड़ा रिस्की बेट है। जो रिसेंट लोस थे ना 740 के आसपास थे शायद, उसको एक स्टॉप लेके आप एंटर करना, क्योंकि सीज़न भी शुरू हो रहा है। सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनके लिए अच्छा होता है हमेशा, फेस्टिव डिमांड भी रहती है और वो श्राद्ध के पीरियड भी ख़त्म हो जाते हैं। सो पिकअप आना चाहिए, तो बेटर ये कि आप एंटर करना चाहो कर सकते हो, बट अगेन स्टॉप लॉस 740 के आसपास ही रखना, जो पिछला वाला लो था, वहाँ जो साल का लो था इसका, वही स्टॉप लॉस के साथ जाना है इसमें। ओके, झील शेयर में आदित्य सर, इसके बारे में बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है। कभी आप पर्सनली मिलोगे तो बता दूंगा आपको, बट स्टिल आई विल से दिस कि अगर आपके पास है तो आप बने ही रहो, और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल लेना, क्योंकि इसका डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोनी इस कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर कर ले, इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट, जो हो नहीं पा रहा है। अगर वो हो गया तो ये बड़ा चेंज होगा इस कंपनी के लिए। अनटिल अनलेस इस कंपनी के अंदर इश्यूज रहेंगे ही, जो कोर्ट में तारीख बर तारीख चलता ही रहता है। सो बेटर यही है कि आप ये आउटकम पूरा हो जाए, उसके बाद इसमें कोई अच्छी कॉल लेना। और अदरवाइज मतलब बहुत कुछ अंडर लिटिगेशन है, तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें ये बड़ा ट्रिगर है। जैसे सोनी का पूरा टेक ओवर हो जाएगा, अभी सोनी का टेक ओवर है बट मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। सो जब वो पूरा क्लियर हो जाएगा तब सिचुएशन कुछ और बनेगी। सो लिटिगेशन पार्ट क्लियर हो जाए तो आपको कुछ करना या कहना ज़्यादा आसान होगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो मोमेंटम है, किसी दिन 10% चलता है, 20% टूटता है, अकॉर्डिंगली आप कॉल लेना इसके अंदर। ओके, अपोलो टायर में लॉन्ग था सर। पवित्रा जी, कल ही किसी ने जानकार ने हमें खरीदारी की राय दी थी और 410 420 के टारगेट थे मीडियम टर्म में। दो लॉन्ग टर्म में भी ठीक कंपनी है, बट C8, बालकृष्ण, MRF, ये 3 आर द मेजर प्लेयर्स इन देयर ओन सेगमेंट, तो उनको भी आप देख सकते हो। अपोलो की इक्विटी बहुत बड़ी है, ये आज से नहीं है, ये हर्षद मेहता के टाइम से। इनफैक्ट आज भी हर्षद मेहता के भाई साहब के पास 2.5% स्टेक है इसका। सो लेकिन वो अंडर लिटिगेशन है वो कोर्ट में, लेकिन ये मतलब पुरानी इक्विटीज़ की बहुत बड़ी है कंपेरेटिवली इन C8, MRF, बालकृष्ण के, इसीलिए वो महंगे दिखते हैं आपको, लेकिन लार्जेस्ट भी है। इनफैक्ट MRF लार्जेस्ट है, बालकृष्ण अपने सेगमेंट में लार्जेस्ट है, एंड C8 अपने सेगमेंट में लार्जेस्ट है, तो उनको भी एक बार को आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो आरती इंडस्ट्री 500 पे 150 शेयर है, एंड पॉलीप्लेक्स 1100 पे 50 शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। कैसी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए सर, कंपनियां ठीक हैं दोनों के दोनों, बट यहाँ सिचुएशन इनकी क्वालिटी से ज़्यादा इनकी प्राइसिंग है। इनकी क्वालिटी तो है ही ठीक ठाक जो भी है, क्योंकि पॉलीप्लेक्स लार्जेस्ट प्लेयर है पैकेजिंग का, और आरती भी बहुत पुरानी केमिकल कंपनी है, गुजरात बेस्ड। लेकिन खेल क्या है कि बहुत ज़्यादा टूटे और आपने बहुत सही दाम पे लिया है। थोड़ा थोड़ा पॉलीप्लेक्स आप इनफैक्ट और ऐड कर सकते हो, आपके दाम से बहुत दूर नहीं है। आरती को आप सिर्फ होल्ड कर सकते हो। सो होल्ड करिए एंड कीप अ ट्रैक ओवर नंबर्स, क्योंकि पिछली बार आरती के नंबर ख़राब थे इसलिए बहुत टूटा था। अगर नंबर थोड़े स्टेबलाइज हो जाते हैं, चीज़ें बेटर होने लगती हैं, तो स्टॉक वापस रिवाइव कर जाएगा। और पॉलीप्लेक्स के केस में वो सूटर ढूंढ रहे हैं, कोई खरीदार अगर मिल जाता है तो बात अलग है, लेकिन वैल्यू बाय है वो, क्योंकि 1100 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है उस कंपनी की, और 1170 पे वो कामकाज कर रहा है।
बुक वैल्यू क्योंकि एक डील की थी उसकी वजह से है, लेकिन उसको अगर एडजस्ट भी कर दो तो भी ये 8 या 10 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। सो रेवेन्यू जनरेटिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, आराम से आप बने रहो दोनों के अंदर ही। आरती के नंबर पे जरा खास नजर रखना इस क्वार्टर के। आई हैव SJVN 2000 शेयर 75 रुपये के दाम पर, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? जैन साहब ये 27 रुपये का IPO आया था शायद ये, या 16 रुपये का IPO आया था, मैं भूल रहा हूँ, 2010-11 में। उसके बाद चला नहीं, बहुत सालों बाद चला है, तो अब जब चला है तो नया ऑल टाइम हाई काट रहा है। और वैसे ही PSU की तेज़ी में मुझे एक ही चीज़ पता होती है कि हर तेज़ी में ऊपर माल बिकता है, और वो इसमें भी हुआ। जैसे ये 79 हुआ, 69 पे इसका माल आ गया बिकने के लिए। तो हर तेज़ी में PSU में माल OFS, ब्लॉक, स्प्लिट, बोनस, व्हाटएवर करके इक्विटी डाइल्यूट की ही जाएगी, क्योंकि सरकार को अपना ही पैसा चाहिए होता है रकम जुटाने के लिए। अब आप अपना पैसा प्रॉफिट बुक करते हो, सरकार नहीं करेगी क्या? उन्होंने भी किया, उनकी इक्विटी सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ा कर देते। सो ठीक है, अब कुछ समय के लिए तो इसके दिन एटलीस्ट जो तेज़ी धुआंधार वाली वो थोड़ी हल्की होगी, एंड देन वेट एंड वॉच कैसे नंबर आते हैं। लेकिन स्टोरी अच्छी है, सो लॉन्ग टर्म अभी तो बने रहो आप, लेट्स सी कैसे चलता है आगे। बट किसी PSU में अब डिफेंस, रेलवेज़, बैंक्स, PSU बैंक को छोड़ दीजिए, चलिए डिफेंस, रेलवेज़ एंड PSUs, इनमें इतनी एग्जॉर्बिटेंट तेज़ी आ चुकी है। उसके बाद अगर आप बहुत उम्मीद लगा रहे हैं कि ये 15 रुपये का शेयर 75 हो गया, 75 का शेयर 750 हो जाएगा, तो उसकी गुंजाइश ज़रा कम ही रखिएगा। तेज़ी है, स्टॉप लॉसेस को साथ लेके ही चलिएगा आप। ITC, TCS, टाइटन ऑलवेज गुड। TCS मतलब तीनों ही लार्जेस्ट है, ITC लार्जेस्ट सिगरेट मेकर, टाइटन लार्जेस्ट ज्वेलरी, एंड TCS लार्जेस्ट IT कंपनी। एंड आई ऑलवेज से कि बी विद द लीडर। अगर आपके पोर्टफोलियो में लीडर्स नहीं है तो तुरंत ऐड कर लीजिए, किसी भी सिचुएशन में ऐड कर लीजिए। मतलब दे आर द बेस्ट इन देयर बिजनेस, इसीलिए वो लीडर्स हैं। सो ऑलवेज स्टिक टू लीडर्स फर्स्ट, देन गो टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब कल बुधवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, या सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। और आप CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे रोज़ 3:30 बजे सवाल भी पूछ सकते हैं। नमस्कार।